ये कह रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पाया। मैं कहता हूं सोने के पत्रे पे भी आप लिख करके दे दोगे तो मैं वो स्वीकार करने वाला नहीं हूं। और मैंने ये रामचरितमानस के बारे में नहीं पूछा था, मैंने कहा नेता सदन ये बताएं शूद्र क्या है, और यही शूद्र अगर ढाल ना बने आपके तो आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। वीडियो ऑनलाइन है, आज हम कुछ कहना चाहें वो नहीं हो सकता। हम ही लोग महसूस कर सकते हैं कि जिस मुख्यमंत्री आवास में रहें, अगर दूसरा वहां जाए तो वो गंगा जल से धुलवाए। क्या अध्यक्ष महोदय नेता सदन ये बताएंगे कि शूद्र गलत है, कोई जान से पैदा नहीं हो सकता और किसी का भी आप गंगा जल से नहीं धुलवा सकते हो। आप एक किसी को खड़ा कर दें कि हाँ ताड़न का मीनिंग क्या है, हम भी 10 को खड़ा कर सकते हैं ताड़न का मीनिंग क्या है। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, इसीलिए हम जाति जनगणना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, सबका साथ सबका विकास या राम राज बिना समाजवाद के संभव नहीं है। दिखाई दे रहा है और इससे जो सपना दिखाया जा रहा है पूरे देश को और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता को कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। ये सरकार अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की सपना देख रही है तो सरकार को नीति आयोग का जो सतत विकास लक्ष्य 2020-21 की रिपोर्ट है और यूपी कहां स्टैंड करता है वो जरूर देखना चाहिए। और तब अध्यक्ष महोदय जरूर देखना चाहिए कि एक बार दिन रात चला करके विधानसभा ये साबित करने की कोशिश की कि जो यूएन के गोल्स हैं, सस्टेनेबल गोल्स, उन पे उत्तर प्रदेश की सरकार काम करेगी और दिल्ली की सरकार सहयोग करेगी। अगर उस समय सरकार ने जो दिन रात जगा करके माननीय सदस्यों को इसी सदन में बहस की थी, अगर सही मायने में उन चीजों पर काम किया होता और अपने बजट को खर्च किया होता, विभागों को बजट दिया गया होता, तो नीति आयोग को ऐसा नहीं कहना पड़ता। उनका पहला मानक नो पॉवर्टी, 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश नीचे से चौथे नंबर पर है। और ये जो आंकड़े मैं देने जा रहा हूं ये मेरे नहीं है, जो आप लोग काम करते होंगे वही नीति आयोग को पहुंचता है। जीरो हंगर, भूखमरी समाप्त करने में 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग में 28 राज्यों की सूची में नीचे से दूसरे नंबर पे है। क्वालिटी एजुकेशन 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश 18वें नंबर पर है। जेंडर इक्वलिटी 28 राज्यों की सूची, उत्तर प्रदेश 14वें नंबर पर है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन 28 राज्यों की सूची में 20वें नंबर पर है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हम 14वें नंबर पर स्थान रखते हैं। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में हम सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास में उत्तर प्रदेश 21वें नंबर में है। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश 17वें नंबर पर है। टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, असमानता में कमी, 28 राज्यों की सूची में प्रदेश अंतिम पायदान पर है। यहां जरूरी है कि सरकार को समाजवादी सिद्धांत को समझना होगा। सबका साथ सबका विकास या राम राज बिना समाजवाद के संभव नहीं है। सरकार, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और सरकार, बगल में नेता सदन ये मानते हैं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हासिल कर लेंगे। हम विपक्ष की तरफ से अध्यक्ष महोदय सरकार से मेरा पहला प्रश्न यही है कि जिस रफ्तार से उत्तर प्रदेश की ग्रोथ है, जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा कहता है, उसमें हमें क्या जीडीपी चाहिए होगी, हमारी ग्रोथ क्या हो। फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में 21-22 में
उन्होंने कहा कि 16.8 हमारी ग्रोथ रेट है करंट प्राइस पर। हाँ 4 है शायद, ना जो बजट स्पीच में है, जो बजट स्पीच में है, और जो एवरेज है, जो 17-18 और 21-22 की एवरेज ग्रोथ रेट है वो 7.8% है। ये सरकार का डेटा बताता है। और मुझे खुशी इस बात की, ये बताते हुए और वही मिनिस्ट्री के डेटा को बताते हुए कि जिस समय समाजवादी सरकार थी उस समय की जो एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी थी वो 12.25% थी, उससे 5% कम है। आपकी एवरेज ग्रोथ रेट 5% कम है। और फिर कहते हैं कि हम 19% तक 23-24 में लेकर के जाएंगे। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आखिरकार नेता सदन से कि इसकी सोर्स क्या है। हमसे तो हर चीज की सोर्स पूछी जाती है, कम से कम 19% कैसे हासिल करेंगे, उसके लिए आपके सोर्स क्या है। और फिर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को पाने के लिए जो आपका लक्ष्य है 26-27 में, उसके लिए मैं समझता हूं आपको 34% की ग्रोथ रेट चाहिए। 34% की ग्रोथ रेट कैसे संभव है? जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है 6 साल का, वो आपको कहां पर ले जा रहा है ग्रोथ रेट? और अगले 4 साल में क्या उम्मीद उत्तर प्रदेश कर सकता है? मैं तो बधाई दूंगा और जो सहयोग आप चाहें 34% हासिल करने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। और मैं तो अध्यक्ष महोदय कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को अपना जो इकोनॉमिक एडवाइजर होगा कोई उनका, उसको बदल देना चाहिए। और अगर आपको कोई गुमराह करे, इकोनॉमिक एडवाइजर आपको गुमराह करे, जो आपको सही सच्चाई न बताता हो, उस आर्थिक सलाहकार का आप क्या करोगे? नेता सदन जरूर बताएं कि 34% आप हासिल कैसे करेंगे। और मैं अध्यक्ष महोदय कहता हूं, हम समाजवादियों का घोषणा पत्र ले लें, ये 34% हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसको हासिल करने के लिए बड़ी बुद्धि की बात हो रही थी। बहुत बुद्धि है, जाने कहां बुद्धि है अध्यक्ष महोदय। हालांकि मुझे नहीं पता वर्ड अनपार्लियामेंट्री है, पार्लियामेंट्री वर्ड है बुद्धि। मैं अध्यक्ष जी आपसे चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि बुद्धि का बस इस्तेमाल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। एक संस्था को हायर किया गया है केवल मुख्यमंत्री जी को, सरकार को झूठ बताने के लिए, सच्चाई से दूर रखने के लिए। झूठ इज अनपार्लियामेंट्री। 200 करोड़ रुपए दे रहे हैं आप कि डेटा को कैसे मैनेज किया जाए। जो आपने सच नहीं बोला कि हम 34% हासिल कैसे करेंगे, उस 34% को साबित करने के लिए आप 200 करोड़ एक कंपनी को दे रहे हैं। आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए आप 200 करोड़ खर्च कर रहे हैं। अब समझ लीजिए अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, कि जो 6 साल में नहीं कर पाए उन्हें 200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इनके आर्थिक सलाहकार फेल, इतनी बड़ी कॉम्पिटिटिव अधिकारी फेल, आपका प्लानिंग कमीशन फेल, आपका वित्त विभाग फेल। 200 करोड़ देकर के डिलॉयट कंपनी से आप सुझाव लेंगे? आपकी सदियों सदियों बनी हुई संस्थाएं आपने धक्का मार दिया उसको। और फिर सरकार कहती है कि बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज के दावे हो रहे हैं, और मेडिकल कॉलेज के दावे ऐसे हो रहे हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य बिल्कुल बेहतर हो गया है।
उसमें स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं बची है। और दुख होता है जब अखबारों में तस्वीरें छपती हैं कि आज इस अस्पताल से मरीज लौटा दिया गया, आज यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिली, या आज यहाँ पर गंदगी थी, बिजली नहीं है, टॉर्च में इलाज चल रहा है, डॉक्टर नहीं था, नर्स नहीं था, वार्ड बॉय ने इंजेक्शन लगा दिया। ऐसी तमाम खबरें जो अखबारों में देखने को मिलती हैं। कोई पिता अपने परिवार के सदस्य को, पुत्र को कैसे ले जा रहा है, कोई अपनी बूढ़ी माँ को किस में रख करके ला रहा है। आखिरकार स्वास्थ्य का क्या कर दिया इस सरकार ने? लखनऊ की ओपीडी बता देना आपकी उपलब्धि, और ये सरकारी उपलब्धि बताइए आपने सरकार के मेडिकल कॉलेजेस अस्पताल की। अगर इतनी है आपकी ओपीडी यहां पर, तो सोचिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनकी ओपीडी कितनी होगी। और मुझे तो लगता है अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से पीपीपी पर ये मेडिकल कॉलेजेस देने जा रहे हैं, इस सरकार की नीयत और मंशा यही है कि स्वास्थ्य विभाग सरकार के हाथ में न रहे, ये प्राइवेट हाथों में चला जाए। अगर स्वास्थ्य विभाग प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो गरीब इलाज कहां कराएगा? जो एम्बुलेंस चलाई गई थी 108, 102, और जो बहुत मेडिकल चीजों से इक्विप्ड एम्बुलेंसेस थी, आखिरकार समय पे क्यों नहीं पहुंच रही हैं? आप फोन करते रहिए, एम्बुलेंस पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी कुछ पता नहीं है। कई मरीज दम तोड़ देते हैं अस्पताल पहुंचने से पहले। अगर सरकारी, चाहे लोहिया इंस्टीट्यूट हो, चाहे पीजीआई हो, चाहे केजीएमयू हो, चाहे बलरामपुर हो, इसकी ओपीडी तो आपको पता है। लेकिन कभी प्राइवेट नर्सिंग होम, हॉस्पिटल्स की ओपीडी देखोगे तो आपको दुख होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश का, खासकर ईस्टर्न यूपी का पूरा का पूरा मरीज भागता चला रहा है लखनऊ की तरफ। और कई बार हमने देखा है, हम लोगों ने खुद सिफारिश की है, कहते हैं पीजीआई में बेड दिलवा दो, और पीजीआई में अगर बेड नहीं मिलता तो मेदांता में दिलवा दो। क्या प्राइवेट अस्पताल में इलाज हो पाएगा? प्राइवेट लोग सरकार से डरते हैं। मेदांता हॉस्पिटल जो आप लखनऊ में प्राइवेट देख रहे हैं, आप अगर किसी की देन है तो वो नेताजी और समाजवादी सरकार की देन है, किसी और की देन नहीं है। अगर नेताजी जमीन न दिलवाते, और जो आपको टाउनशिप दिखाई दे रही है, हाईटेक सिटी दिखाई दे रही है, वो नेताजी की देन है। ये जो आपको टाउनशिप बड़ी वाली दिखाई दे रही है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, जिसको आसपास आप दिखा रहे थे कि लैंड बैंक है हमारे पास, ये कुछ है, ये हाईटेक सिटी का कॉन्सेप्ट, हाईटेक सिटी की प्लानिंग अगर किसी के समय आई है तो वो नेताजी के टाइम पर आई थी। वही आपको दिखाई दे रही, वहीं पर मेदांता है। अगर आप भर्ती में ही जीरो टॉलरेंस नहीं दिखा रहे हैं, तो एक तो जीरो टॉलरेंस करप्शन वाला आपका कहां गया, और फिर जो भर्ती पा जाएंगे उनको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में जीरो टॉलरेंस कैसे देखेंगे आप? एक अभ्यर्थी जेल में था, वो पास हो गया, यही जीरो टॉलरेंस है आपकी करप्शन के लिए। इसमें ये ऐसा भी केस है माननीय सदस्य, माननीय ओम प्रकाश जी, ऐसा भी केस है कि जेल में था एक अभ्यर्थी, वो जेल से पास हो गया। लोग धरने पे रहे, जाने कितने महीने धरने पे बैठे रहे, लेकिन यही जीरो टॉलरेंस है सरकार का। और एक भर्ती में घोटाला नहीं, न जाने कितनी भर्तियों में घोटाला है। और 69,000 वाले बच्चे न जाने कितने दिनों से धरना दे दे करके पीछे चले गए। कितना धरना दिया उन्होंने और चले गए वापस। उनको कोई सुनने वाला नहीं है। सुनवाई तभी होगी जब जाति जनगणना होगी, उससे पहले नहीं सुनवाई होगी, नहीं सुनवाई होगी उससे पहले। अध्यक्ष महोदय, वो बात मैं फिर रिपीट करूं, क्योंकि जितने भी हमारे माननीय सदस्य यहाँ बैठे हैं और उस तरफ भी जो होंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाति जनगणना चाहते हैं, और बिना जाति जनगणना के अध्यक्ष महोदय सबका साथ सबका विकास संभव नहीं है, कभी संभव नहीं हो सकता। और जो इक्वलिटी की बात है, इक्वलिटी की बात है, जिस पैरामीटर में आप, नीति आयोग भी कह रहा है कि आप नीचे जा रहे हैं,
अगर जेंडर इक्वलिटी और इक्वलिटी समाज में तभी संभव है जब जाति की गिनती हो जाए और उनको भी बराबर का हक और सम्मान मिल जाए। मुझे याद है समाजवादी सरकार में 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को समाजवादी पेंशन दी जाती थी। 50 लाख 55 लाख तक हो गई थी। और उस समय फैसला ये लिया गया था कि आबादी में जितने उस हिसाब से उनको दिया जाएगा। कुछ लोग जो आबादी के हिसाब से न मिले वो हाई कोर्ट भी गए थे। जब हाई कोर्ट में हार गए तो माने सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में भी हारे। और जो व्यवस्था समाजवादी सरकार ने उस समय समाजवादी पेंशन में की थी कि हर जाति के हिसाब से उनको दिया जाए, वो दे करके दिखाया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि इससे अच्छी स्कीम गरीब महिलाओं के लिए कोई नहीं हो सकती। और 36 जातियों को उनको आबादी के हिसाब से सरकार की जितनी भी लाभकारी योजनाएं थीं, जिसमें बहुत सारे समाज के लोग थे जो गिनती में नहीं आते, उनको जोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने। और मैं आज भी कहता हूं द फ्लोर ऑफ हाउस, हम लोग सरकार से लड़ेंगे जाति जनगणना के लिए। और हम अपने साथियों से भी कहेंगे जो विपक्ष में हमारे साथ हैं, कभी सत्ता में साथ हैं, कि वो भी आए जाति जनगणना में कम से कम साथ दें। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ने एक अखबार की, मुझे नहीं पता कि वो सच्चाई क्या है उसकी, और कहा, हालांकि वो स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, उन्होंने कहा कि 46 एसडीएम में 56 यादव एसडीएम थे, 86 थे, 46 में 56। अध्यक्ष महोदय, स्लिप ऑफ टंग हुआ था नेता सदन से। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ने एक अखबार की कोई कटिंग लाई और यही मैं मान लेता हूं कि विशेष जाति, लेकिन क्योंकि सदन में उस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल होती है जो बाहर होती है। जो बाहर कहा गया वो दूसरी बात थी, वो हमारे सदस्य इस तरफ के भी जानते हैं, उस तरफ के भी जानते हैं, और जो लॉबी में बैठे हैं वो लोग भी जानते हैं, और पूरा प्रदेश जानता है इस बात को क्या उंगली उठाई गई थी। अध्यक्ष महोदय, मैंने उम्मीद की थी कि नेता सदन की तरफ से वो टेबल कर देते सूची, लेकिन अध्यक्ष महोदय अभी तक टेबल नहीं की गई है सूची। और अगर टेबल हो जाए सूची तो कम से कम ये सदन और पूरा प्रदेश जान ले कि आखिरकार क्या उस समय किया गया था। जो एसडीएम की भर्ती में कौन कितनी बिरादरी के थे। अध्यक्ष महोदय, जो मेरी जानकारी के हिसाब से है, 2011 में जिसका आरोप लगा था, सदन में जो प्रेस नोट पढ़ी गई थी, नेता सदन अगर रखना चाहें, आप टेबल करना चाहें तो मैं क्यों पढ़ूं? आगे बढ़िए, पढ़ दीजिए, आगे बढ़िए। जो आरोप लगा कि 2011 में 46 में 56, तो ये मैं मानता हूं कि नेता सदन से स्लिप ऑफ टंग हुआ। 46 में 56 कुछ इस तरह का स्टेटमेंट था। अरे अध्यक्ष महोदय, वो वीडियो ऑनलाइन है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वीडियो ऑनलाइन है। आज हम कुछ कहना चाहें वो नहीं हो सकता। नेता सदन जानते हैं। आपने दोबारा नेता सदन का भाषण नहीं पढ़ा, डांट पड़ेगी आपको घर जाकर के। उस स्लिप ऑफ टंग हो सकता हो गया हो। जो टोटल भर्ती एसडीएम की उस समय हुई थी वो 30 थी, जिसमें मात्र यादव एसडीएम 5 थे, जिसमें और बिरादरी के हैं, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। एक 7 थे और एक 3 थे, और पूरी सूची मेरे पास नहीं है, लेकिन सरकार सूची जारी करे। 2012 में पीसीएस भर्ती में जो आरोप लगा वो यादव एसडीएम 4 थे, 2013 में 6 थे केवल,
तो आखिरकार 2015 में 3 थे। मैं चाहूंगा कि नेता सदन और सरकार इस सूची को जारी करे। और अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है, हाँ विशेषाधिकार तो बनेगा, सरकार जारी करे उस सूची को। इसीलिए हम सब लोग, और आपके हित में भी है, समाज के हित में भी है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति के हिसाब से, आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान मिलना चाहिए। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, यही संविधान का सपना है, यही डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी का सपना था, यही नेताजी का सपना था और संघर्ष था। और यही सबका साथ सबका विकास है, यही राम राज्य, यही समाजवाद है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने पिछड़ों को अपमानित करने के लिए जनगणना कराई थी कि क्लास 3, क्लास 4 में कितने कर्मचारी हैं। मैं उस समय सदन में नहीं था, हमारे विपक्ष के लोग जानते होंगे। और अध्यक्ष जी, सरकार के पास वो रिपोर्ट है। जिस तरह से और प्रदेशों में हो रहा है अध्यक्ष महोदय, अगर गणना हो रही, जाति जनगणना हो रही, हर स्तर पे हो रही है, तो ये सरकार उस आंकड़े से भागती क्यों है? उस आंकड़े को सामने रखे। और अगर आप जाति जनगणना के खिलाफ हैं, तो आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ क्यों नहीं हैं? आप आउटसोर्सिंग के खिलाफ क्यों नहीं हैं? अगर अध्यक्ष महोदय, सरकार जाति जनगणना के खिलाफ है कि जातिवादी फैला रही व्यवस्था, तो आउटसोर्स व्यवस्था भी खत्म होनी चाहिए और हमारी सरकारी संस्थाओं की भी प्राइवेटाइजेशन खत्म होना चाहिए। ये समाजवादियों का हमारा पक्ष है। और मैं माननीय सदस्य ओम प्रकाश जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां पढ़ दी, और उन्होंने पंक्तियां ऐसी पढ़ी कि नेता सदन भी कुछ पंक्तियां ले आए। हालांकि हम लोग कवि नहीं हैं, लेकिन जब बजट में देखते हैं कि इतनी तुकबंदी है, इतने बड़े बजट में कम से कम जिस तरह आपने डिलॉयट हायर किया है, थोड़ा खर्चा कर देते, अच्छी लाइनें मिल जाती हैं आपको। क्या तुकबंदी वाली लाइनें लाए आप? और नेता सदन ने वो पढ़ी कुछ लाइनें, जिस पन्ने पर उन्होंने पढ़ा, एक पन्ना पहले क्यों नहीं पढ़ा आपने? हमें पढ़ाई बाद की क्यों करा रहे हो आप? इसी किताब से लिया होगा आपने। हमें आगे की पढ़ाई करा रहे हैं। मैंने जो सवाल पूछा था जिस समय, अध्यक्ष महोदय, हम ही लोग महसूस कर सकते हैं कि जिस मुख्यमंत्री आवास में रहें, अगर दूसरा वहां जाए तो वो गंगा जल से धुलवाए। और मैं पूजा पाठ के लिए जा रहा था, किसी संत के बुलाने पे जा रहा था। मैं किसी संत के बुलाने पर गया था, मैं अपने आप पूजा के लिए नहीं गया था। वहां से जानबूझ करके, साजिश करके, रणनीति बना करके मेरा विरोध हुआ। गोमती के किनारे जब मैं पूजा के लिए एक संत के माध्यम से बुलाया गया, मैं गया। संत अपने स्थान पे ले जाना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लोग वहां पहुंच गए और काला झंडा दिखाया। अध्यक्ष महोदय, राजनीति में आओ तो काले झंडे से मत घबराओ, विरोध से। और मैंने पिछली बार भी उदाहरण दिया था नेता सदन आपको। कोई अगर काला झंडा दिखाता था मुझे, या जानकारी होती थी, आप पता कर लेना वो अधिकारी आपके साथ भी काम कर रहे हैं जो हमारे साथ अधिकारी काम कर रहे हैं। कोई नए अधिकारी भर्ती नहीं हो गए। मैं उनको बुलाता था, मैं कहता था समस्या क्या है ये बताओ आपको। आप जैसे मुकदमे नहीं लगाते। और आपने गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रणनीति बना करके आपने काले झंडे लेकर के पहुंचाए और कहा कि आप
पूजा पाठ नहीं कर सकते हो? मैंने कहा चाहे कुछ हो जाए, आज पूजा पाठ और संत से मिल करके जाऊंगा मैं। उन्होंने कहा कि अगर आप हवन करोगे तो आपको धोती पहननी पड़ेगी। मैंने कहा धोती नहीं लाया हूं मैं, धोती नहीं पहनूंगा, केवल संत से मिलूंगा मैं और परिक्रमा कर करके चला जाऊंगा मैं। जब मैं गया, परिक्रमा कर ली, परिक्रमा भी नहीं करने दे रहे थे। मैंने कहा अगर परिक्रमा पे अगर चल दिया हूं तो परिक्रमा होगी, और मैंने किया। उसके बाद में एक झोपड़ी जो बनी थी उस स्थान पे गया, तो कई बहुत सारे करीब लोग भारतीय जनता पार्टी के और जहर उगलने वाले लोग हमें वहां दिखाई दिए। तो आपने एक पन्ना आगे पढ़ दिया, हालांकि अगर जहां आपने पढ़ा उसके अगर और आगे पढ़ते तो शायद हमारी वाली बात आ जाती, लेकिन वो बात आपने नहीं की, क्योंकि आप उतना ही करेंगे जो आपको सूट करेगा। आप वो नहीं कहोगे जो हम लोगों को सूट करेगा। इसलिए आपने अपने हिसाब से पढ़ा, मैं अपने हिसाब से नहीं पढ़ रहा हूं, जो किताब में है वो पढ़ रहा हूं और अपना हिसाब नहीं सोच रहा हूं मैं इसमें। और अगर अपना हिसाब सोचता तो मैं कई और जगह भी है वो पढ़ता मैं। मुख्यमंत्री जी ने जो पढ़ा उसके एक पन्ने पहले मैं पढ़ रहा हूं, उसी कविता और उसी राष्ट्रीय कवि दिनकर जी की द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भारत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है रह राजपुत्र है, वो ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस में हाथापाई में किस कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गाहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति के हो कौन। नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति को हो कौन। जाति है री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से ढोला, कुपित सूर की ओर देखकर वीर क्रोध में बोला। जाति जाति रटते जिसको पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है वो मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ज्ञान से जाओ मत मौन। अरे पढ़ने नहीं आ रहा इसलिए कि ये किताब आज ही खरीदी है। अध्यक्ष महोदय हो गया अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं पढ़ना नहीं आता है। चलिए, इन्होंने अभी तक 6 साल में 3x60 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट नहीं कहा। लगता है मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अब आखिरी जो असली है अध्यक्ष महोदय, शांति। अध्यक्ष महोदय, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्मण्य शोषण के बल के सुख के पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठों का दाम। वो ऊपर वाली तो इसलिए पढ़ दी क्योंकि नेता सदन ने पीछे पढ़ा था, आपने बाद में पढ़ा था। 16वें में क्या है और 15वें में क्या था। ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, ये लड़ाई 5,000 साल पुरानी है। और अध्यक्ष महोदय ये कह रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पाया,
मैं कहता हूं सोने के पत्रे पे भी आप लिख करके दे दोगे तो मैं वो स्वीकार करने वाला नहीं हूं। और मैंने ये रामचरितमानस के बारे में नहीं पूछा था, मैंने कहा नेता सदन ये बताएं शूद्र क्या है, और यही शूद्र अगर ढाल ना बने आपके तो आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। ये पढ़ने की बात कर रहे हो आप, इतिहास के पन्ने उठाओ आप। क्या आपका घर, आप घर में गए होगे तो गंगा जल से धोया होगा आपको? ये कहां का सिद्धांत है? आज के जमाने का क्या सिद्धांत है ये? एक बार दुनिया के एक हिस्से में 400 साल पहले एक साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमिस्ट, इसमें तो नहीं पढ़ना पड़ रहा है ना मुझे, साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमिस्ट कहने में, गैलीलियो, उसने ये प्रूव किया कि सूर्य का चक्कर धरती लगाती है। चर्च को यह स्वीकार नहीं था, क्योंकि चर्च ने यह कहा था कि धरती का चक्र सूर्य लगाता है, और उसे सजा मिली, सजा, उसकी जान चली गई। लेकिन वही देश, तरक्की करा समाज 400 साल बाद गलती स्वीकार किया कि उसने गैलीलियो को गलत सजा दी चर्च ने। क्या अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ये बताएंगे कि शूद्र गलत है, कोई जान से पैदा नहीं हो सकता, और किसी का भी आप गंगा जल से नहीं धुलवा सकते हो? बताओ आप शूद्र हो कि नहीं हो? अरे आप कहाँ खड़े हो गए? आपकी बारी आएगी तो बोलो। हाँ, अरे आपकी बारी आएगी तो, अभी तो आपने बोला ना आपकी बारी आएगी तो बोलोगे। ये हंसी बता रही है कि तो हम साथ देने वाले हो, ये मुस्कुराहट बता रही है। किसी प्रेशर को मत मानना, इसीलिए जाति चाहते हैं। और हम रामचरितमानस के खिलाफ नहीं हैं। किसने कह दिया हम खिलाफ हैं? क्या हमारा स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? क्या प्रचार करते हो आप? और भगवान सबके हैं, किसी एक के नहीं है भगवान। क्योंकि चंदा आप लेते हो तो आपके भगवान हो गए, और फिर जो गलत है वो गलत है। आप एक किसी को खड़ा कर दें कि हां ताड़न का मीनिंग क्या है, हम भी 10 को खड़ा कर सकते हैं ताड़न का मीनिंग क्या है। क्या एक को खड़ा करके ताड़न की भाषा बताएं, मीनिंग बताएंगे आप? ठीक है, हम स्वीकार कर रहे हैं जो है सो है, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? इसीलिए हम जाति जनगणना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। मैंने लैपटॉप बांटे इस स्टेट में, लैपटॉप, मैं इस स्टेट को आगे ले जाना चाहता था। आप कहते हो लैपटॉप में करप्शन हुआ है? अगर एक भी बता दे इसमें से, नेता सदन बताएं करप्शन क्या हुआ है, लंबा हुआ है या छोटा हुआ? क्या आप बात करते हैं अध्यक्ष महोदय? एक्सप्रेसवे में घोटाला हुआ है, और जब प्लेन उतारना पड़ा हरक्यूलिस, तो उसी एक्सप्रेसवे पे जो समाजवादियों ने डिजाइन किया था। सरकार का बजट ठीक माने तो बजट अभी कम है। अगर ये रिपोर्ट ठीक है तो अभी 11 लाख से ऊपर छुट्टा जानवर है प्रदेश में, और 750 के लगभग बजट रखा है। अगर आवारा पशु जो सड़कों पे घूमने, अगर उसकी गिनती हो जाएगी तो ये न जाने कहां पहुंच जाएगी। तो क्या जो मरने वाले लोग हैं, जो जानवर की वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, या खेत को बचाने के लिए किसान की जान जा रही है, उसके लिए मैंने मांग की थी कि 10 लाख रुपए उस परिवार की मदद हो, और जो फसल को नुकसान हो उसकी भरपाई हो। और मैं उसकी पूरी सूची जो हमारे पास अभी हुई है, और मैं अपने माननीय सदस्यों से कहूँगा कि मैं तो हासिल कर पाया हूँ 2 दिन के अंदर 13 + 8 21 हो गए, और इसमें लंबी सूची है। इसको मैं टेबल करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कम से कम ये सरकार देखे, और मैं लंबी सूची दे करके और आपको अपडेट कराऊंगा।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।